What's up guys, welcome back again। मूवी की स्टार्टिंग में लाल चंद्र की लकड़ी के बारे में बताया जाता है, जो कि कहीं दुनिया में और नहीं पाई जाती, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। और यह लकड़ी जापान भी जाती है और इस लकड़ी के बदले लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन इस लकड़ी की स्मगलिंग करने में जान का बहुत ज्यादा खतरा भी होता है। इसके अगले दिन में एक ट्रक को देखते हैं और उसके पीछे कुछ पुलिस वालों की गाड़ियों को भी देखते हैं, जो कि ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। तब एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम पुष्पा या फिर कहे तो पुष्पाराज, और रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपए देने की बात करता है। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते, जिसके बाद पुष्पा अपनी रकम बढ़ाता जाता है। अब वो 50,000 रुपए देने के लिए राजी हो गया, लेकिन इसके बाद भी उसकी कोई बात नहीं मानते और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जब वो पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे होते हैं, तब उन सबको 1,00,000 रुपए देने की बात करता है, लेकिन इस बार भी पुलिस वाले नहीं मानते। इसके बाद पुष्पा उससे कहता है कि अब 1,00,000 रुपए सबको देगा। यह बात सुनकर पुलिस की गाड़ी रुक जाती है और पुष्पा सभी को 1,00,000 रुपए दे देता है और पुष्पा को यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब कहानी 1 साल पीछे जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि पुष्पा एक मजदूर है और उसे पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना मजदूरी है, और ज्यादा पैसों के लिए वो कहीं भी मजदूरी करने के लिए एकदम तैयार रहता है। साथ में उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम केशव होता है, लेकिन सब उसे कटलेट बुलाते हैं। अब ज्यादा पैसों के लिए वो एक रिस्की काम पे जाता है। यहाँ पर उसे 1,000 रुपए दिन के मिलने वाला था। दरअसल उसे यहाँ पर वही लाल चंद्र की लकड़ी को काटना था और स्मगलिंग करके यहाँ तक लाना था, जिसके बाद उसे 1,000 रुपए मिलता है। लेकिन अगर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है तो उसकी जान को भी खतरा था। यहाँ पे पुलिस वाले की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है गोविंद, और उसे ऐसे स्मगलर को पकड़ने का एक्सपर्ट माना जाता है। यहाँ पर उधर पुलिस की आवाज सुनकर वो सारे भागने वाले थे, लेकिन तब तक यहाँ पर गोविंद आ जाता है। तब तक तो पुष्पा ने यहाँ पर एक प्लान बना दिया था, और जब गोविंद यहाँ पर आता है तो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो पुष्पा को डराने धमकाने लगता है। तो पुष्पा उस पर कहता है कि तुम 4-5 पुलिस वाले हो और हम 60 मजदूर हैं, इसलिए भलाई तुम्हारी है, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब बात यह होती है कि आखिर पुष्पा ने उन लकड़ियों को छिपाया कहाँ था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उसी पेड़ में छिपा दिया था। अब काफी दिनों तक स्मगलिंग चलती रही और गोविंद यहाँ पर कुछ इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं थी। लेकिन एक दिन वह अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर अटैक करने के लिए आता है। इसके कारण पुष्पा सभी लकड़ियों को वहाँ पे ट्रक में डालकर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें सिर्फ पुष्पा वहाँ पे मिलता है और ट्रक नहीं मिलता है, इसलिए पुष्पा को पुलिस स्टेशन पकड़ के ले जाते हैं और उसकी जमकर धुलाई करके उससे पूछता है कि आखिर ट्रक कहाँ है। लेकिन पुष्पा ने उसे ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मारते मारते पुलिस वाले के हाथ में दर्द होने लगता है, लेकिन पुष्पा उफ तक नहीं करता है। ट्रक के बारे में कुछ नहीं बताता। पुष्पा की बोलती कभी बंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन पुष्पा की बोलती सिर्फ एक जगह बंद हो गई थी, वह है उसके पिता की। जब बात होती है अब बचपन के दिन में दिखाया जाता है, पुष्पा की माँ एक आदमी से प्यार करती थी और वह आदमी उससे प्यार करता था, जिसके कारण पुष्पा हुआ। लेकिन पुष्पा की माँ और उस आदमी की शादी नहीं हुई और इसी कारण पूरी दुनिया पुष्पा को नाजायज समझती है। अगले दिन सीन में एक वैन को देखते हैं। यहाँ पर हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आदमी का नाम है जॉली रेड्डी, जिसे शबाब और कबाब के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं। दूसरे नंबर का आदमी जग्गा रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज है और यह पूरा बिजनेस संभाल कर बैठा है। तीसरे नंबर का आदमी है कोंडा रेड्डी, जो कि इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है और वो होता है गैंग का लीडर। पुष्पा ने जिस लकड़ियों को छिपाया है वो दरअसल इन्हीं की लकड़ियां हैं और पुष्पा इन्हीं के लिए मजदूरी करता है। और अब यह बात पता चलता है कि पुष्पा ने पुलिस वालों के सामने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला है, तो वह तुरंत उससे मिलने के लिए जाता है और उनसे उस ट्रक के बारे में पूछता है, जिसके बदले में पुष्पा उससे 5,00,000 रुपए मांगता है। इस पर कोंडा गैंग भी मान जाती है और पुष्पा को 5,00,000 रुपए देता है उन लकड़ियों के बदले। और जिस वैन में पुष्पा बैठकर आया था, अब वो उस वैन में बिठाकर उसे नहीं ले जाते। उस टाइम 5,00,000 रुपए से पुष्पा एक नई वैन खरीदता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी अपनी गैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उनकी लकड़ियां पुलिस के हाथों लगने लगी थी। पर यहाँ पर पुष्पा उसे एक प्लान बताता है और कहता है कि अगर मेरे प्लान के हिसाब से चलोगे तो यह लकड़ियां पुलिस वाले जिंदगी में कभी नहीं पकड़ सकते। कोंडा रेड्डी उसके प्लान को सुनता है और स्मगलिंग की लकड़ियों का काम उसे ही सौंप देता है, जिसके बाद पुष्पा अपना काम स्टार्ट कर देता है और दूध वाले टैंकर में लकड़ियों को छिपाकर चेक पॉइंट पार करने लगता है और गोविंद उसे पकड़ नहीं पा रहा था। अब सीन में एंट्री होती है श्रीवल्ली की, जो कि उसी के गांव में रहती है।
और उसे देखकर पुष्पा को पहली नजर में प्यार हो जाता है। पुष्पा श्रीवल्ली के पीछे दिन भर पड़ा रहता है, लेकिन श्रीवल्ली उसकी तरफ एक झलक तक भी नहीं देखती। एक दिन श्रीवल्ली को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गए थे, तो उसके पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे, जिसके बाद यहाँ पर कटलेट आता है और उससे कहता है कि यह लो 1000 रुपए, इसके बदले सिर्फ तुम्हें एक बार पुष्पा को हंसकर देखना है। इस पर श्रीवल्ली भी मान जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि श्रीवल्ली मंदिर के पास पुष्पा को देखकर हंस रही होती है और यह देखकर पुष्पा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही श्रीवल्ली से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। पुष्पा उसके पास जाकर जब बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसने इस काम के लिए 1000 रुपए दिए हैं। ये सुनकर वो कटलेट को बहुत मारता है। अगले सीन में एंट्री होती है मंगल सिंह की और पूरा कोंडा गैंग मंगल सिंह के अंडर काम करती है। यहाँ पर मंगल सिंह कोंडा रेड्डी के पास आता है और उसे काम देता है। वो कहता है कि उसके पास लाल लकड़ी रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए वो अब इस जगह पे लाल चंदन की लकड़ी को रखेगा, लेकिन उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कि इसकी रक्षा कर सके। इस काम के लिए कोंडा की नजरों में पुष्पा के अलावा कोई और दूसरा इंसान हो भी नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद इस अड्डे के बारे में पुलिस को खबर लग जाती है, तो यहाँ पर पुष्पा इन सारी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है और जब पुलिस वाली यहाँ पे चेकिंग करने आती है तो उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जो लकड़ियां तैरती हुई गई थी वो एक डैम के पास जाकर रुक गया और यहाँ पे कटलेट ने उस डैम को बंद करवा दिया था और उन सारी लकड़ियों को बहने से बचा लिया। जिसके बाद पुष्पा पांडे से कहता है कि हम मंगल सिंह के लिए काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें इन चीजों के लिए कम पैसे देता है। उससे कहता है कि 1 टन लकड़ियों के बदले में वो हमें 25 लाख देता है, जबकि वो इन्हीं लकड़ियों को बेचकर चेन्नई में 1 करोड़ कमाता है। इसलिए पुष्पा उससे कहता है कि इसके बदले हमें कम से कम 50 लाख मिलना चाहिए। जिस पर कोंडा रेड्डी कहता है कि तू खुद जाकर मंगल सिंह से बात कर और अगर इससे वो मान जाता है तो हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल सिंह से बात करने के लिए वहां पहुंच जाता है। पुष्पा मंगल सिंह से कहता है कि आप हमें इन लकड़ियों के बदले 50 लाख रुपए दें, वरना हम इन लकड़ियों को डायरेक्ट चेन्नई में भेज देंगे। मंगल सिंह यह कहता है कि चेन्नई तक पहुंचाने में इन लकड़ियों का कम से कम 15 चेक पॉइंट पार करना होता है, इसीलिए उसे बहुत सारे पैसे पुलिस वालों को खिलाना पड़ता है। जिस पर पुष्पा कहता है कि यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे बचते हैं, तो मंगल सिंह उसे पैसे देने से मना कर देता है। तब पुष्पा उन्हीं के फोन से तुरंत चेन्नई में कॉल कर देता है मुर्गन को और उसे लाल चंदन की लकड़ियां खरीदने के लिए ऑफर करता है। यहाँ पर वो पुष्पा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा उन्हें ही धो डालता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुंच चुका है मुर्गन से मिलने के लिए और उससे डायरेक्ट बात करता है लाल चंदन की लकड़ियों के बारे में। वो उसे कहता है कि अब उसके पास वो डायरेक्ट ही लकड़ियां भेजेगा। जब कोंडा रेड्डी को फोन करता है तो कोंडा रेड्डी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जब पुष्पा उससे कहता है कि मंगल सिंह हमें इस काम के बदले 25 लाख रुपए दिया करता था, लेकिन हम यह डायरेक्ट बेचकर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कोंडा रेड्डी भी मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रीवल्ली के फादर को जॉली रेड्डी पकड़ लेता है, क्योंकि श्रीवल्ली के फादर ने कुछ बातें लीक कर दी थी, इसीलिए उसने उसे बंदी बना लिया था। साथ में श्रीवल्ली को भी लेकर आ गया था। एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद वो उसके फादर को छोड़ देगा। फिर उबल यहाँ पर तुरंत ये सारी बातें पुष्पा को बताती है। ये सब बताने के बाद में वो अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। तब वो तुरंत जॉली रेड्डी के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो होश में नहीं आ रहा था, इसीलिए कोंडा रेड्डी को यह बात पता नहीं चल पा रहा था कि किसने ये काम किया है। एक दिन पुष्पा और कटलेट उन्हें जॉली रेड्डी के साथ उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक कोंडा रेड्डी आ जाता है और उनकी यह बात सुन लेता है, लेकिन यह बात पुष्पा और कटलेट को भी पता नहीं चलती। जब कोंडा रेड्डी एक दिन पुष्पा को कहीं लेकर जा रहा होता है, तभी अचानक वो उसे वहां पर बंदी बना लेते हैं। उसके मुंह को भी ढक देता है और जब कोंडा रेड्डी उस पर गोली चलाने वाला ही होता है, तभी कोंडा रेड्डी के ऊपर कोई गोली चला देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। दरअसल ये गोली मंगल सिंह के साले ने चलाई थी। आगे हमें इस फिल्म के सबसे बेहतरीन फाइट देखने को मिलता है, जिसमें पुष्पा उन सभी को मार देता है और यहाँ पर जग्गा रेड्डी को बचा लेता है, क्योंकि वह उसका बिजनेस पार्टनर है। और जब यह बात मंगल सिंह को पता चलती है उसका साला मर चुका है, तो वह आग बबूला हो जाता है और अगले सीन और फिर अगले दिन एमएलए के साथ बैठक करवाता है। एमएलए के सामने पुष्पा रहता है कि यह सारी गलती मंगल सिंह की है। दरअसल हम उस लकड़ियों के बदले ज्यादा पैसे मांग रहे थे, लेकिन मंगल सिंह ने इन्हें हमें बहुत कम पैसे दिए, जबकि इन्हीं लकड़ियों की कीमत करोड़ों में है। साथ ही मुझसे कहता है कि वह लकड़ियों को इंडिया के हर कोने में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि लकड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि यह लकड़ी कहीं भी नहीं पाई जाती, दुनिया में सिर्फ हमारे इलाके में पाई जाती है। तब पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है
और कहता है कि अब पुष्पा के अंडर ही सारा काम होगा। तब लकड़ियों का काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका था। अब इंडिया के कोने कोने में लकड़ियां पहुंचने लगी थी और पुष्पा यहाँ पर अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और पुष्पा की टक्कर में कोई भी नहीं था। लेकिन तभी एंट्री होती है भंवर सिंह शेरावत की। एक जाना माना पुलिस वाला था। उसने ऐसे क्रिमिनल से काफी बार निपट चुका था और अब वह दिन आ गया कि जब श्रीवल्ली और पुष्पा की शादी होने वाली थी और शादी का कार्ड ने एसपी को देने के लिए जाता है। लेकिन वह जाकर पुष्पा उसे कार्ड देता है तो उसे 1 करोड़ रिश्वत भी देता है और कहता है कि 1 करोड़ रुपए आपके पास हर महीने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भंवर सिंह पुष्पा की जमकर बेइज्जती कर देता है। इसके कारण पुष्पा को अंदर ही अंदर बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा था। कुछ दिनों में देखते हैं कि पुष्पा भंवर सिंह की कठपुतली बन गया। पुष्पा उसकी हर बात मानने लगा। अब हम देखते हैं कि पुष्पा की शादी है और वो गायब है और वो भंवर सिंह के साथ जश्न मना रहा है। यहाँ पर भंवर सिंह पुष्पा से काफी बदतमीजी करने लगता है और उसका औकात दिखाने लगता है और कहता है कि तुमने पुलिस स्टेशन में आकर जो कुछ भी कहा था मुझे सब याद है और मैं अभी तक इसलिए चुप था क्योंकि मेरी माँ खुश थी और मेरी माँ इसलिए खुश थी क्योंकि मेरी शादी हो रही थी। उस दिन इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन आज के बाद तेरे पास कोई पैसा नहीं पहुंचेगा और तेरी वर्दी की कोई इज्जत नहीं करने वाला। साथ में भंवर सिंह के कपड़े उतार देता है और अपने भी उतार देता है और कहता है कि मैं ऐसे ही बिना कपड़ों के पब्लिक में चला गया तो वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर तू पब्लिक के सामने बिना कपड़ों के गया तो उसके सामने कुत्ता भी नहीं थूकेगा। पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह की औकात बताता है और पुष्पा वहां से चला जाता है। यहाँ पर भंवर सिंह भी आग बबूला हो रहा था और घर आकर उसने सबसे पहले पुष्पा के दिए हुए नोटों को जला दिया। फिल्म के लास्ट में हम पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी को होते हुए देखते हैं और यहीं पर पुष्पा 1 मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको ऐसे ही न्यू और फ्रेश मूवी के एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो के साथ।